नमस्कार, सुख श्रेष्ठ एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं रितु। दोस्तों, आज हम 2016 के आरओ एआरओ के विगत वर्षों में इतिहास से पूछे गए प्रश्नों की चर्चा करने वाले हैं। अभी तक आरओ एआरओ की हमारी विगत वर्षों के प्रश्नों की 3 क्लासेस हो चुकी है। अगर आप में से किसी ने नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाके मेरी क्लास को देख सकते हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर जो सवाल होते हैं आपकी तैयारी को बहुत आसान बना देते हैं। एक दूसरे से बहुत तो रिलेटेड, क्योंकि इस बार मान लीजिए कुछ और पूछा गया है, उसी से संबंधित अगले साल कोई और सवाल पूछा जाता है, तो कम से कम जब बार बार आप प्रीवियस ईयर सवालों को देखते हैं तो आपको आइडिया चल जाता है कि किस तरह के सवाल जो हैं पूछे जा रहे हैं, तो आपकी तैयारी उसी के अनुसार चलती है और वैसे पॉइंट को आप अपनी पढ़ाई करते वक्त नोट डाउन और अंडरलाइन कर लेते हैं। तो आज जो हमारी चर्चा होने वाली है वो होने वाली है 2016 के पेपर की, और इससे पहले 2021 की और 2020 की पेपर, जो कि 2016 का ही री एग्ज़ाम था और 2017 का पेपर जो है हो चुका है। तो आज की चर्चा में हम बढ़ते हैं अपने सवालों की तरफ। उत्तर प्रदेश समीक्षा अधिकारी आरओ, सहायक समीक्षा अधिकारी एआरओ के परीक्षा प्री परीक्षा 2016 में इतिहास से जो पूछे गए प्रश्न हैं उनकी हम चर्चा करने वाले हैं। तो अब हम सवालों की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारी स्क्रीन पे जो पहला सवाल है, निम्नलिखित सभ्यताओं का उत्तर से दक्षिण सही क्रम कौन सा है? यानी कि ऐसे आपको लगाना है, इस तरफ आना है उत्तर से दक्षिण की तरफ। ऑप्शन ए माया, एजटेक, मुइस्का, इंका। ऑप्शन बी में क्या है? माया, मुइस्का, इंका, एजटेक। सी में है एजटेक, मुइस्का, माया, इंका। और ऑप्शन डी में है एजटेक, माया, मुइस्का, इंका। ऐसे सवालों में मैं हमेशा ही कहती हूं कि या तो आप 100% श्योर हो तो करें या फिर स्किप कर दें, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि आपको प्री में टॉप करना है। प्री का मतलब होता है क्वालिफाइंग ही। सिर्फ ये होता है कि एक बेस तय होता है कि इतना जो है कट ऑफ तय होता है, उतना आपका आना चाहिए, क्योंकि इसके मार्क्स जो हैं आपके आपका फाइनल जो रिजल्ट आता है उसमें नहीं जुड़ता है। तो इस चक्कर में कई बार हम एक गलती करते हैं एग्जाम में कि हम बहुत करके आए और इस वजह से निगेटिव मार्क्स जो हैं बढ़ जाते हैं और 1-2 मार्क्स से हम जो है जो एग्ज़ाम से बाहर हो जाते हैं। तो या तो 100% श्योर हो तब तो करके ही आइए, वरना फिर स्किप कर दीजिए। वैसे इसका जो सही आंसर है एजटेक, माया, मुइस्का और इंका। एजटेक और माया जो है ये उत्तरी अमेरिका में है और मुइस्का और इंका जो है ये दक्षिणी अमेरिका में है। ये दक्षिणी अमेरिका के पूर्वी भाग में है, इंका जो है दक्षिणी अमेरिका के पश्चिमी भाग में है। इजटेक जो है ये भी मैक्सिको वगैरह का जो क्षेत्र है। एजटेक और माया वही मध्य जो उत्तर अमेरिका है उसी क्षेत्र में अवस्थित है। तो या तो 100% श्योर हूँ तो करें या फिर ऐसे सवालों को स्किप कर आगे बढ़ जाएं। अब हम अपने अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल है ऋग्वेद है। आप सभी पढ़े होंगे, बहुत बच्चों सा सवाल है। ऐसे सवालों के बारे में कहा जाता है कि आप आंख बंद करके भी सही गोला भर सकते हैं। तो ऋग्वेद है। ऑप्शंस देखते हैं। स्रोतों का संकलन, बी कथाओं का संकलन, सी शब्दों का संकलन, डी युद्ध का ग्रंथ। 4 वेद हैं जिसमें सबसे पहला जो वेद है वो ऋग्वेद है और उसके बाद यजुर्वेद, सामवेद और सबसे अंतिम जो वेद आया था वो आया था कौन? अथर्ववेद। तो ऋग्वेद में जो है ऋचाओं का संकलन है, यानी स्रोतों का संकलन है। कथाओं का, शब्दों का युद्ध, तो ये दोनों तो बिल्कुल ही नहीं होगा। शब्दों का, युद्ध का, कथाओं का भी नहीं, बल्कि ऋचाओं का संकलन है जिसे कि हम स्रोतों का संकलन कहते हैं। ऋग्वेद के जो ऋषि होते हैं वो होत्री कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? होत्री कहलाते हैं। और ऋग्वेद में जो है आपके उल्लेख किसके किसके हैं? 10 मंडल हैं। कितने हैं? 10 मंडल का उल्लेख है, जिसमें पहला और जो आखिरी है वो कब जोड़ा गया? सबसे लास्ट में,
जिसमें तीसरे मंडल में सूर्य देवता है, 9वें मंडल में सोम देवता, और जो 10वां मंडल है जिसमें चतुष्वर्ण व्यवस्था यानी जो चारों वर्ण व्यवस्था है उसका वर्णन है। चारों वर्ण व्यवस्था आप सभी जानते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, उसकी चर्चा की गई है। तो 10 मंडलों का उल्लेख किया गया है। इसके अलावा 10,000 जो है 58 जो है, इसमें ऋचाएं कितनी हैं? 10,058 ऋचाएं हैं। और इसके अलावा हाँ थोड़ी एक दो और चर्चा हम दे लेते हैं। तो 10,028 सूक्त कहे जाते हैं, हम लिख भी लेते हैं एक पॉइंट ये, और 10,000 जो है 58 जो है वो ऋचाएं हैं। ऋचाओं का ही उल्लेख है, तो ऋचाएं कितनी है? 10,058, और 1028 जो है वो सूक्त हैं। ऋग्वेद एकमात्र ऐसा वेद है, याद रखिएगा, जिसे यूनेस्को में शामिल किया गया है। याद रखिएगा इसके बारे में एक पॉइंट और, अगर तो यूनेस्को में शामिल है। यूनेस्को के विश्व धरोहर में एकमात्र जो वेद शामिल है वो आपका ऋग्वेद है, और ये सबसे प्राचीनतम और पहला वेद भी है। इसके 2 ब्राह्मण ग्रंथ हैं, ऐत्रेय ब्राह्मण और कौस्तीय जो है ब्राह्मण, ये जो हैं इसके 2 ब्राह्मण ग्रंथ है। याद रखिएगा सभी जो जितने भी वेद हैं उनके अपने ब्राह्मण ग्रंथ होते हैं, और उनके अपने, तो इसमें इसके कितने ग्रंथ हैं? तो याद रखिएगा 2। इसके अलावा एक बात बताना मैं भूल गई, कल की क्लास में मैं 2 फैक्ट्स जो है गलत बोल दी थी। एक फैक्ट्स था, मैं बोली थी कि जो बक्सर का युद्ध हुआ था उस समय जो गवर्नर था, बारलिस्ट मैं बोल दी थी, वो गलत है, बारलिस्ट बाद में बना है। याद रखिएगा उस समय जो गवर्नर था, यानी कि 1760 से 64 तक जो गवर्नर था बंगाल का, वो था वेंसीटाट। कौन था? वेंसीटाट। इसके अलावा एक गलती और भी हुई थी, तालीकोटा के युद्ध के समय 1565 की जगह मैं 1576 बोल दी थी। याद रखिएगा तालीकोटा का जो युद्ध हुआ था विजयनगर साम्राज्य और दक्कन के सुल्तानों के मध्य, वो कब हुआ था? 1565 में। तो इन 2 चीज़ों को आप लोग, जो 2 फैक्ट्स हैं उसे सुधार कर लीजिएगा। अब हम नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। बुद्ध द्वारा रूपांतरित निम्न व्यक्तियों में से कौन सा अंतिम है? आपको बताना है। ऑप्शंस को ध्यान से देखते हैं। आनंद, वसुमित्र, गोसल और सुबद। गोसल नहीं बल्कि गोसाल होगा। यहाँ बात की जा रही है मखली गोसाल की, जो कि आजीवक संप्रदाय के संस्थापक या प्रतिपादक थे। पहले ये बौद्ध धर्म को ही मानते थे, बौद्ध धर्म में ये शिष्य थे बुद्ध के, लेकिन बाद में ये बौद्ध धर्म से अलग हो गए, एक अलग संप्रदाय का निर्माण करते हैं या स्थापित करते हैं, और वो है आजीवक संप्रदाय। जबकि आनंद जो है बुद्ध का सबसे जो प्रिय शिष्य होता है, हर टीचर का एक प्रिय शिष्य होता है, तो वैसे आनंद जो थे इनके सबसे प्रिय शिष्य थे। याद रखिएगा सबसे प्रिय शिष्य। और इन्होंने ही, आनंद ने ही, याद रखिएगा, सूत पिटक की रचना की थी। सूत पिटक की रचना और विनय पिटक की रचना उपाली। हाँ एक बात और भी मैं बताऊं, एक दिन मैं जब विनय पिटक सूत पिटक के बारे में बता रही थी तो मैं बता तो उपाली रही थी बट लिख दिया है उपाधि। याद रखिएगा जो विनय पिटक की जिसने रचना की है उसका नाम है उपाली, और मैं बोल उपाली रही हूँ बट लिख क्या दी हूँ? उपाधि। तो ये याद रखिएगा। वसुमित्र जो चौथी बौद्ध संगीति हुई थी, क्या हुई थी? बौद्ध सम्मेलन हुआ था या समिति, इसकी अध्यक्षता इन्होंने की थी। अध्यक्षता किसने की थी? तो याद रखिएगा गोसाल आजीवक संप्रदाय से जो थे, प्रतिपादक। और सुभद, इसका सही जवाब सुभद होगा। सुभद को महात्मा बुद्ध ने, कई बार सवाल ऐसे भी पूछा गया है कि महात्मा बुद्ध ने अपना अंतिम उपदेश किसे दिया गया, तो याद रखिएगा सुभद।
जो कि कुशीनगर का परिव्राजक था, इससे इन्होंने अपना अंतिम उपदेश दिया था और इसी की कुटिया में ठहरे थे। और यहीं सूकर भात खाने के बाद, यानी सुअर का मांस और भात खाने के बाद इन्हें डायरिया हो जाता है और फिर कुशीनगर यानी मल्लो की जो राजधानी है वहीं पर 483 बीसी में महात्मा बुद्ध की मृत्यु हो जाती है। तो सुभद जो था अंतिम था और महात्मा बुद्ध की मृत्यु कब होती है? अगर आपसे पूछा जाए मृत्यु बुद्ध की, तो याद रखिएगा 483 बीसी मल्लो की राजधानी कुशीनगर में, क्योंकि कुशीनारा भी उसे बोला जाता है। तो यहीं पर इनकी मृत्यु हो जाती है डायरिया होने से। तो सुभद को इन्होंने अपना अंतिम जो उपदेश दिया था उसे। लेकिन अगर सवाल ये पूछा जाता है आपसे कभी कि उन्होंने अपना अंतिम वर्षा कहाँ देखा था या बिताया था, तो याद रखिएगा वो वैशाली होगा। वैशाली से होकर ही ये पहले कुशीनारा जाते हैं और फिर सुभद को ये ज्ञान देते हैं, मतलब अपना उपदेश देते हैं और उसी के बाद इनकी मृत्यु होती है। तो वो होगा आपका वैशाली, न कि वो कुशीनारा कर दीजिएगा गलती से। चौथा जो सवाल है, निम्नलिखित शासकों में से किसके लिए एका ब्राह्म प्रयुक्त था? ब्राह्म पुष्यमित्र सुंग, सुंग को ऐसे लिखा हुआ है, खारवेल, गौतमीपुत्र, सातकर्णी, सुशर्मन। जो कन्नव वंश से सुशर्मन उसकी बात हो रही है। खारवेल वो हो गया किस वंश से? चंदेल वंश से। पुष्यमित्र सुंग, सुंग वंश से। और गौतमीपुत्र सातकर्णी किसकी बात हो रही है? सातवाहन वंश की। तो याद रखिएगा ब्राह्मण प्रयुक्त एका कहा जाए या अद्वितीय ब्राह्मण भी अगर कहीं लिखा है, एका ब्राह्मण के अलावा अद्वितीय ब्राह्मण लिखा हो, अद्वितीय ब्राह्मण, तो भी आपका क्या होगा? गौतमी पुत्र सातकर्णी, जो सातवाहन वंश से। इनका वंश संबंध किससे था? तो सातवाहन वंश से। और याद रखिएगा ये एक मातृशतात्मक जो थे, क्योंकि भले ही पुरुष ही बनते थे पर इनका नाम जो होता था माता के नाम पे। जो गौतमी थी उनके नाम पे इनके बच्चों में देखिए गौतमी पुत्र, उन्हीं गौतमी बल श्री के ये जो थे पुत्र थे, तो गौतमी पुत्र सातकर्णी। और जो हाथी गुफा अभिलेख है इन्हीं से संबंधित है। हाथी गुफा अभिलेख किससे? गौतमीपुत्र बलश्री से, तो सातवाहनों से संबंधित है। सुशर्मन वो हो गया खरवेल चंदेल वंश का और पुष्यमित्र सुंग वंश का। नेक्स्ट सवाल की तरफ, अगला सवाल है समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति। प्रयाग प्रशस्ति किससे? हरिशेन ने जिसकी रचना की है, वाले स्तंभ पर निम्नलिखित में से किसका उल्लेख है? अगर समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति की बात की जाए तो ये स्तंभ जो है हरिशेन ने इसकी रचना की है। जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, दारा सिको, ये किसके? मुगलों के नाम दिए हुए हैं। तो याद रखिएगा जहांगीर का। किसका था? जहांगीर का जो है इस पर नाम जो था ये अशोक से ही अशोक के समय से ही संबंधित अभिलेख है। और बाद में इस अभिलेख को याद करिएगा कि कौशाम्बी से अकबर द्वारा जो है इसे कौशाम्बी से कहाँ स्थानांतरित कर दिया जाता है? इलाहाबाद के किले में। कहाँ पर? कौशाम्बी से इलाहाबाद के किले में अकबर के समय में इसे स्थानांतरित कर दिया जाता है। तो वहाँ यहाँ बात हो रही है प्रयाग प्रशस्ति। इसकी रचना अगर आपसे पूछी जाए तो कई बार पूछा जा सकता है, तो हरिसेन ने जो है इसकी रचना की थी प्रयाग प्रशस्ति। नेक्स्ट सवाल, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? आपको बताना है नहीं एक है। सूची 1 और एक सूची 2, एक तरफ जो है सिक्के का नाम दिए हुए हैं। किसके सिक्के थे? नाम नहीं बल्कि किस पदार्थ के या धातु के सिक्के थे, सॉरी पदार्थ नहीं धातु के। और एक तरफ वंश का नाम दिया हुआ है। कुषाण, ऑप्शन ए क्या है? कुषाण, बी गुप्त, सी सातवाहन, डी कलचुरी। एक तरफ सिक्कों में क्या दिखा है? स्वर्ण और ताम, यानी कि सोने और तांबे के। स्वर्ण एवं रजत, सोने और चांदी के। सातवाहन यानी स्वर्ण के। और कलचुरी स्वर्ण, रजत एवं ताम्र यानी सोने, चांदी और तांबे के। तो बिल्कुल सही है, स्वर्ण एवं ताम्र सिक्के
किसके समय? कुषाणों के समय चले थे। गुप्त के समय भी स्वर्ण एवं रजत के सिक्के चले थे, बिल्कुल सही है। सातवाहन याद रखिएगा, इनके समय स्वर्ण सिक्के नहीं जारी किए गए थे। इनके समय तांबे के, चांदी के और कांसा जिसे पोटीन कहा जाता है और शीशे के। अगर कभी सवाल ये पूछा जाए कि सर्वप्रथम किस शासक ने शीशे के सिक्के जारी किए थे, तो आपका सही जो जवाब होगा सातवाहन। और जबकि कलचुरी में स्वर्ण, रजत और तांबे के सिक्के, बिल्कुल सही है। यहाँ रखिएगा, स्वर्ण के तो थे ही नहीं, ताम्र के थे, रजत के थे यानी चांदी के, उसके अलावा सीसा के सिक्के थे, और पोटीन, पोटीन हम कहते हैं कांसा को, जो एक मिश्र धातु है, कांसा। टीन और तांबे से एक धातु बनाई जाती है जिसे हम कांसा कहते हैं, और कांसे का प्रयोग बहुत प्राचीन समय से होता है। जब लोहे का भी लोग, जो मानव थे, लोहे से परिचित नहीं थे, उससे पहले से कांसे का प्रयोग होता है। यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता से ही कांसे का प्रयोग होता है, और सिंधु घाटी सभ्यता के लोग कांसे से परिचित थे, और इसीलिए वहां से कांसे की नर्तकी का जो है हमें मोहनजोदड़ो से साक्ष्य मिला है। तो याद रखिएगा इन सारे। अगर कुषाणों के बारे में कहा जाए तो याद रखिएगा, सर्वाधिक जो है शुद्ध स्वर्ण सिक्के जो हैं इन्हीं के समय आए थे, जारी हुए थे, कुषाणों के समय। और कुषाणों में जो दो थे, कुजुल कटफिसिस और एक कनिष्क जो था, कनिष्क के समय ज़्यादा स्वर्ण सिक्के जारी हुए थे, और कुजुल कटफिसिस ने तांबे के सिक्के जो है जारी किया था। गुप्तों के समय भी सोने के सिक्के जारी किए गए थे। लेकिन अगर सवाल कभी ये पूछा जाए कि भारत में स्वर्ण सिक्के जारी करने का श्रेय या किसने लाया था, तो याद रखिएगा हिंद यवन। भारत में अगर कभी पूछा जाए कि स्वर्ण सिक्के किसके द्वारा पहली बार चलाया गया था या लाया गया था, तो वो आपका जवाब होगा हिंद यवन द्वारा। यहां हम नोट भी कर लेते हैं कि हिंद यवन द्वारा भारत में सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी किए गए थे, सोने के सिक्के लाए गए थे। अब नेक्स्ट सवाल, निम्नलिखित में से किसका शिखर द्रविड़ शैली में बनाया गया है? आप मंदिर जो वास्तुकला है उसमें तीन सुनते हैं, बेसर शैली, नागर शैली, द्रविड़ शैली और बेसर शैली। नागर शैली उत्तर भारत में प्रचलित है, द्रविड़ शैली जो है दक्षिण भारत में, और बेसर है जो दोनों का मिश्रित रूप होता है, नागर और द्रविड़ दोनों का, यानी जो खासकर मध्य भारत में आप देखेंगे, उड़ीसा हुआ, इन सब क्षेत्रों, मध्य प्रदेश के कुछ क्षेत्रों में बेसर शैली में जो है मंदिर निर्मित होते हैं। मान लीजिए कि ये उत्तर भारत है, तो यहाँ उत्तर भारत के भी कुछ गुण होते हैं मध्य में, और दक्षिण भारत के, तो इस रीजन में मेनली जो है बेसर शैली, और बेसर शैली में दोनों के गुण होते हैं। तो पूछा जा रहा है कि उसमें बाकी जो मंदिर है वो नागर शैली यानी उत्तर भारत शैली में ही निर्मित है, लेकिन जो उसका शिखर होता है मंदिर का शीर्ष वाला भाग, वो जो है द्रविड़ शैली में निर्मित है। भीतर गांव का मंदिर जो कि गुप्तों के समय कानपुर में स्थित है, उसकी ग्वालियर का तेली मंदिर, इसे बनवाया गया था गुर्जर प्रतिहार जो थे उनके द्वारा। कंदरिया महादेव मंदिर जो कि काफ़ी खजुराहो में फेमस है, और औसिया मंदिर। तो इन चारों में याद रखिएगा, जो ग्वालियर का तेली मंदिर है उस मंदिर का जो शिखर है वो द्रविड़ शैली में है, जबकि उस मंदिर का पूरा जो संरचना है वो नागर शैली यानी कि उत्तर भारत शैली में ही है। और इसका निर्माण करवाया था गुर्जर प्रतिहार सबसे प्रतापी राजा जो था मिहिर भोज द्वारा। मिहिर भोज द्वारा इसको निर्माण करवाया गया था। और इस मंदिर की और एक विशेषताओं की बात की जाए तो इसमें हिंदू और बौद्ध धर्म दोनों, बौद्ध धर्म से संबंधित है।
और भीतरगांव मंदिर जो कानपुर में है, गुप्त काल का बना हुआ है। गुप्त काल के समय हम कई मंदिरों को देखते हैं, जिसमें ललितपुर का विष्णु का दशावतार मंदिर भी आता है। इसके अलावा नचना कुंठारा का मंदिर, ये सब जो फेमस है। तो भीतरगांव और कंदरिया महादेव मंदिर खजुराहो में चंदेलों द्वारा बनवाया गया, ये भी काफ़ी फेमस है। जो खजुराहो मंदिर है वो कामुक मूर्तियों के लिए और चित्रशैली के लिए काफ़ी फेमस है। अगला जो सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी इल्तुतमिश के राज्यकाल में सल्तनत की राजधानी थी? यानी कि पहले देखते हैं इल्तुतमिश का संबंध किससे था, तो गुलाम वंश से। गुलाम वंश, इसे हम ममलुक वंश भी कहते हैं या दास वंश। और इल्तुतमिश को क्या कहते हैं, गुलाम का गुलाम, क्योंकि ऐबक खुद गुलाम था और उसका गुलाम ये था, और इसने इस गुलाम को ही अपना दामाद भी बनाया था। तो याद रखिएगा, इल्तुतमिश जो था, इल्तुतमिश ही दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक था और इसने अपनी राजधानी जो है दिल्ली बनाई थी। इसके समय कहाँ से बनाई थी, तो याद रखिएगा लाहौर से स्थानांतरित करके इल्तुतमिश ने अपनी राजधानी दिल्ली बनाई थी। ऐबक के समय जो राजधानी थी दिल्ली सल्तनत की, वो लाहौर ही थी। और इल्तुतमिश के बारे में जो एक और महत्वपूर्ण फैक्ट्स है कि इसे दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक कहते हैं। गुलामों का गुलाम कहते हैं इसे, ये दिल्ली है। इसे गुलामों का गुलाम कहते हैं। चालीसा दल की शुरुआत की थी इसने, शुद्ध अरबी सिक्के भी चलवाए थे, चांदी और तांबे के जीतल और टांका भी चलवाए थे। और इसी को हम क्या कहते हैं, दिल्ली सल्तनत का और गुलाम वंश में ये। और ये कब किया था स्थानांतरित अगर पूछा जाए तो 1210 ईस्वी में। 1210 ईस्वी में इसने लाहौर से स्थानांतरित करके राजधानी कहाँ कर दी थी, दिल्ली पर, दिल्ली को। अगले सवाल को देखते हैं। अगला जो सवाल है, निम्नलिखित में से कौन राजा मोहम्मद गोरी द्वारा चंदावर के युद्ध में पराजित हुआ? मोहम्मद गोरी के दो जो है फेमस युद्ध हैं। एक तो है मोहम्मद गोरी और क्या बोलते हैं पृथ्वीराज चौहान के बीच जो युद्ध हुआ है, तराइन का प्रथम और द्वितीय युद्ध। तो प्रथम युद्ध होता है 1191 में, 1192 में होता है द्वितीय युद्ध, जिसमें मोहम्मद गोरी ही जीतता है। पहले वाले में कौन जीतता है, पृथ्वीराज चौहान, दूसरे में जो है मोहम्मद गोरी। तो जब द्वितीय युद्ध हुआ था तराइन का, तो चंदावर ने जयचंद ने जो है गोरी की मदद की थी। और फिर क्या हुआ, 1194 ईस्वी में चंदावर का युद्ध कब हुआ, तो सबसे पहले जान लीजिए 1194 में ईस्वी में, और इसमें जयचंद ही हारा। ये जो युद्ध हुआ था मोहम्मद गोरी और जयचंद के बीच हुआ था। जिस जयचंद ने 1192 के तराइन के द्वितीय युद्ध में मोहम्मद गोरी की सहायता की थी, उसी से जो है चंदावर का युद्ध होता है 1194 में, और जयचंद हारा जाता है। इसीलिए युद्ध में कुछ भी हो सकता है। जो अभी आपका दोस्त है, मित्र है, कल आपका दुश्मन हो सकता है। तो जयचंद इसमें हारा था। पृथ्वीराज चौहान के साथ जो युद्ध हुआ था वो याद रखिएगा तराइन का प्रथम और द्वितीय युद्ध हुआ था, और इन दोनों का कोई संबंध नहीं है। नेक्स्ट सवाल की तरफ, निम्नलिखित में से किस परिवार ने सर्वप्रथम अकबर के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित किए थे? जो हरखा बाई थी, आप सभी पढ़े होंगे, भीमलाल और बिहारी लाल जो थे, तो उन्होंने ही सबसे पहले जो हरखा भाई से इनके शादी की जो है बात चलती है सबसे पहले। तो वो राठौर थे, सिसोदिया थे, कछवाहा और चौहान। तो याद रखिएगा वो कछवाहा वंश के भीमलाल थे, जिन्होंने अपनी बेटी की शादी के लिए जो नाम क्या था, हरखा भाई उनकी पुत्री का नाम था, उसी से शादी के लिए अकबर के साथ पहली बार बात की थी। और अकबर की जो पहली शादी हुई थी वो हरखा भाई से हुई थी, और कछवाहा वंश के थे। और जो शासक कौन थे, भीमलाल, भीमलाल या बिहारी लाल कहा जाता है, अजमेर। नेक्स्ट, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए।
पहला सूची 1 क्या है, एक तरफ जो है यात्रियों के नाम दिए हुए हैं और सूची 2 में उनके आने के जो है कार्यकाल दिए हुए हैं। हॉकिंस, टॉमस रो, मनुची, रॉल्फ फिच एक तरफ दिया है 1615 से 1619, 1608 से 1611, 1585 से 1586 और 1653 से 1708 ईस्वी तक। हॉकिंस और टॉमस रो हम जानते हैं किसके समय काल में आए थे, तो ये आए थे जहांगीर के समय काल में, यहाँ पर व्यापार करने की अनुमति मांगने, कोठियाँ स्थापित करने की अनुमति मांगने। सबसे पहले जब हॉकिंस आता है वो क्या मानता है, व्यापार करने का शाही आज्ञा पत्र लेके आता है। फिर टॉमस रो आता है जो पूरे ही मुगल प्रांत साम्राज्य में जो है व्यापार और कोठी स्थापित करने की अनुमति पाता है। फिर मनुची आता है शाहजहां के समय, और रॉल्फ फिच सबसे पहले जो अंग्रेज यात्री भारत आया है वो था, याद रखिएगा, रॉल्फ फिच सबसे पहला जो अंग्रेज यात्री। और ये जो दोनों हैं हॉकिंस और टॉमस रो, याद रखिएगा ये पुर्तगाली यात्री हैं। ये क्या है दोनों, ये दोनों ही पुर्तगाली यात्री हैं। जबकि मनुची और ये जो है ब्रिटिश यात्री हैं या अंग्रेज यात्री हैं। और सबसे प्रथम जो अंग्रेज यात्री आया था वो आया था रॉल्फ फिच। तो हॉकिंस हम देखते हैं तो ये आता है 1608 से 1611 तक। अब किस किस ऑप्शन में ए का 2 है, ए का 2 में है, तो 2 ऑप्शन को हम आसानी से एलिमिनेट कर सकते हैं क्योंकि ये 100% श्योर हूँ। उसके बाद हम टॉमस रो की बात करें तो टॉमस रो आया था, याद रखिएगा, 1615 से 1619 तक रहा था। 15 में वो आया था जहांगीर के समय और 19 तक जो है वो रहा था। तो ये क्या हुआ, एक भी दोनों में है तो हम कुछ नहीं कर। मनुची अगर मैं बात करूं तो मनुची आया था 1653 से 1708 तक रहा था। 27 में किसकी मृत्यु हो जाती है, 1627 में जहांगीर की मृत्यु होती है और उसके पश्चात कौन शासक बनता है, वो बनता है शाहजहां। तो शाहजहां के समय काल में ही जो है ये आता है। और फिर रॉल्फ फिच आता है 1585 से 1586 के बीच। कब आता है, 1585 से 86 के बीच में आता है। सॉरी, औरंगजेब के समय आया था वो 1658। सॉरी, हाँ, शाहजहां के समय 1708 तक रहा, यानी कि औरंगजेब तक रहा, ना कि शाहजहां से औरंगजेब तक रहा है। तो सही जो जवाब होगा वो होगा आपका ऑप्शन बी 2143। 2143 जो है ये आपका सही जवाब होगा। ये याद रखिएगा, ये दोनों जो आए थे ये जहांगीर के समय काल में, यहां लिख भी लीजिए, जहांगीर के समय आए। ये आया जो आपका अकबर के समय आएगा, और ये जो रहेगा शाहजहां के समय आएगा, बट औरंगजेब की के समय तक जो है रहा है, क्योंकि 1707 में जो है औरंगजेब, उसके बाद भी जो एक शासक बनता है उसके समय भी रहता है। ये सवाल देखिए, इसीलिए मैं कहती हूँ कि बार बार प्रीवियस ईयर को अच्छे से आप सभी देखिए। इससे शायद एग्जैक्ट तो मुझे याद नहीं है, 20 या 21 वाले पेपर में हमने सॉल्व किया था कि महाभारत का जो है फारसी अनुवाद क्या है। अब यहाँ देखिए क्या दिया, निम्नलिखित में से किसने महाभारत का फारसी अनुवाद किया। देखिए एक ही सवाल को दो, इसीलिए मैं कहती हूँ कि आप जब मैं पढ़ाती हूँ ध्यान से वीडियो को देखिए, कम से कम एक्सप्लेनेशन से आपके 1-2 जो सवाल हैं वो सही हो जाएंगे। अब्दुल कादिर बदायूनी, ऑप्शन बी क्या है, अबुल फजल, सी है निजामुद्दीन अहमद और डी है शेख मुबारक। तो याद रखिएगा अब्दुल कादिर बदायूनी जो था वो फारसी अनुवाद किया था। फारसी अनुवाद जो हुआ था महाभारत का, वो हुआ था अकबर के समय में, और किसके नेतृत्व में, तो फैजी के नेतृत्व में हुआ था, जिसमें बदायूनी ने बदायूनी ने की थी। और इसके अलावा एक था नकाब खां या कोई था, इन दोनों ने मिलकर किया था। याद रखिएगा महाभारत की रजम नामा कहते हैं, महाभारत का जो फारसी अनुवाद हुआ है उसे रजम नामा कहते हैं। और ये किसके समय हुआ था,
तो अकबर के दरबार में और फैजी के नेतृत्व में। याद रखिएगा, पॉइंट सारे नोट कर लीजिए। एक पॉइंट है कि रजमनामा कहते हैं अकबर के दरबार में और फैजी के संरक्षण में। और अब्दुल कादिर बदायूनी के अलावा अगर मैं एग्जैक्ट नाम याद कर पा रही हूँ तो शायद नायब खां या कोई था, ऐसे ही कुछ खादर खां या कुछ ऐसा नाम था उनका, वो भी इनका साथ दिए थे, इसकी मदद किए थे फारसी में अनुवाद करने में। अबुल फजल जिन्होंने अकबरनामा लिखा था, अकबर की आत्मकथा। निम्नलिखित में से किसका मकबरा भारत से बाहर स्थित है? मकबरे का निर्माण जो करवाया जाता है किसका बाहर है? हुमायूं, औरंगजेब, जहांदार शाह और जहांगीर। तो आप सभी जानते हैं हुमायूं का जो है दिल्ली में ही स्थित है, काफ़ी फेमस है हुमायूं टॉम, हुमायूं का जो है मकबरा। इसके अलावा जहांदार शाह का जो मकबरा है ये हुमायूं के मकबरे के पास ही है, उसी में स्थित है, जो पूरा क्षेत्र है उसी में जहांदार शाह का भी मकबरा स्थित है। जबकि औरंगजेब का जो है औरंगाबाद में है। कहाँ है? जबकि जहांगीर जो था इसका लाहौर में है। जो इनकी पत्नी थी नूरजहां, वो लाहौर में। जहांगीर का कहाँ है? तो याद रखिएगा इनका जो है वो लाहौर में है। बाकी दिल्ली में इनका है, दो का दिल्ली में है, जहांदार शाह और हुमायूं टॉम के ही अंदर जहांदार शाह का भी बनाया गया है, और औरंगजेब का जो है औरंगाबाद में। नेक्स्ट सवाल है, असम में सर्वप्रथम चाय कंपनी की स्थापना कब हुई थी? जो असम चाय कंपनी बनी हुई थी उसकी स्थापना कब हुई थी? 1835 ईस्वी में, 1837 ईस्वी में, 1839 ईस्वी में, 1841। तो याद रखिएगा 1839 ईस्वी में जो है असम टी कंपनी की स्थापना की गई थी। और इस स्थापना और इसका जो हेड क्वार्टर अगर कंपनी का पूछा जाए, हेड क्वार्टर आपसे पूछा जाए तो ये असम में ही है, नजीरा जगह है, नजीरा जगह है, वहां पर जो है असम के नजीरा में जो है हेड क्वार्टर स्थापित किया गया है। इस बात को याद रखिएगा। नेक्स्ट अब देखते हैं 1857 के विद्रोह के दौरान, 1857 की क्रांति जो है वो काफ़ी फेमस है। अक्सर जो है एग्जामिनेशन में आपको इससे सवाल देखने को मिलते हैं, जिसमें उत्तर प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों से, यानी अलग अलग क्षेत्रों से अलग अलग लोगों ने नेतृत्व किया। तो उत्तर प्रदेश में किस क्षेत्र से किन्होंने नेतृत्व किया, आप अच्छे से रट जाइएगा कि यूपी के एग्जाम में ये बार बार पूछा जाता है। बिहार में इसका नेतृत्व जो मेनली किए थे वो बाबू वीर कुंवर सिंह और उसके पश्चात उनके भाई अमर सिंह ने किया था। तो ये भी सवाल बिहार में कई बार पूछा जाता है। तो मेनली 2-3 ही सवाल, कहाँ से किसने नेतृत्व किया था, शुरुआत कब हुई, ऐसे ही सवाल जो हैं आपसे पूछे जाते हैं। जब मेरठ से इसकी शुरुआत होती है 10 मई 1857 की, तो कई बार ये सवाल पूछा जाता है। 1857 के विद्रोह के दौरान बहादुर शाह ने किसे साहब ए आलम बहादुर का खिताब दिया था? ऑप्शन देखे, अजीमुल्ला, बिरजिस कद्र ये लिखा हुआ है कादिर, जो कि बेगम ऑफ लखनऊ थी, यानी हजरत महल, लखनऊ की जो बेगम थी हजरत महल का पुत्र था। बिजरिश कादिर उसका नाम था, यहाँ कद्र लिखा हुआ है, कादिर उसका नाम था। बखत खान और हसन खान। तो याद रखिएगा 1857 में जो बहादुर शाह था मुगलों के समय, इनके बख्त खान ने बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। 1857 के लड़ाई में दिल्ली से की कमान जिसके हाथों में था वो बख्त खान था। तो इसलिए उस बात से प्रसन्न होकर बहादुर शाह ने इन्हें साहब ए आलम बहादुर की उपाधि दी थी। और ब्रिटिश का ये जो है लखनऊ से इसका संबंध है। बेगम हजरत महल ने अपने अल्पायु बेटे बिरजिश कादिर को जो है लखनऊ का नवाब घोषित कर दिया था, लेकिन फिर अंग्रेज जो है वहाँ पर आकर अपना कब्जा जमा लेते हैं और जो रानी थी उन्हें नेपाल जाना पड़ता है।
अगला जो है फिर से मिलान करना, सूची 1 को देखिए, आरओ के एग्जाम में कई सवाल जो है मिलान करने के आ रहे हैं। तो सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के अंत में दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। सूची और सूची 2 ये तो हमारा मतलब सब्जेक्टिव में इसकी क्लास हमारी हो चुकी है। पांडिचेरी, गोवा, ट्रावनकोर, ट्रांकेबार लिखा हुआ है, सॉरी ट्रैंकोबार को यहाँ ट्रांकेबार लिखा हुआ है, और मद्रास। एक तरफ है डच, फ्रेंच, पुर्तगीज और डेनिश। ऐसे क्यों हो जाता है? क्योंकि जो एग्ज़ाम में क्या होता है, इंग्लिश से हिंदी ट्रांसलेट किया जाता है, तो कई जो है ये कह सकते हैं गूगल ट्रांसलेट का मिस्टेक होता है, ऐसे लिखा होता है। तो याद रखिएगा कौन किससे है, तो पांडिचेरियों की फ्रेंच पर किसका था, फ्रांसीसियो का कमान था। अब देखते हैं ए दूसरा कितने का है, एक ही का है, हम आसानी से कट कर सकते हैं, फिर भी हम मिलाते हैं। गोवा पर किसका था, पुर्तगालियों का, गोवा पर उन्होंने अधिकार किया था। ट्रांकेबार पर किसका था, तो हमने चर्चा की थी, डेनिशों ने अपनी जो है पहली वो जो क्या बोलते हैं फैक्ट्री स्थापित की थी ट्रैंकोबार में, तमिलनाडु में। और मद्रास पर किसका था, तो डचों का। तो यहाँ देखते हैं क्या सही हुआ, 2, 3, 4, 1 बिल्कुल सही। तो आपका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन ए, पांडिचेरी में फ्रांसीसियों का कब्जा था, गोवा पर पुर्तगीज यानी पुर्तगालियों का, ट्रांकेबार तमिलनाडु में डेनिश ने अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित की थी, और मद्रास पर किसका कब्जा था, तो डचों का। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। कथन और कारण दिए हुए हैं। कथन क्या है, जवाहरलाल नेहरू ने दूसरे गोलमेज सम्मेलन 1932 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किया था। क्या जो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ था उसमें प्रतिनिधित्व कांग्रेस की तरफ से जवाहरलाल नेहरू ने किया था। नेक्स्ट है कारण में, गांधी इरविन समझौता जो 1931 में हुआ था, प्रथम गोलमेज के बाद दिल्ली में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दूसरे गोलमेज सम्मेलन 1931 में भाग लेना अंतर्निहित था। जो दूसरा गोलमेज सम्मेलन चला था, क्योंकि यहाँ बात दूसरे गोलमेज सम्मेलन की जा रही है, तो याद रखिएगा सितंबर 1931 से लेकर दिसंबर 1931 तक जो है द्वितीय गोलमेज सम्मेलन चलता है। जब प्रथम गोलमेज सम्मेलन के बाद दिल्ली में गांधी और इरविन के बीच एक समझौता होता है, इसमें ये बात होता है कि द्वितीय जो गोलमेज सम्मेलन है उसमें कांग्रेस भाग लेगी, क्योंकि कांग्रेस एकमात्र सम्मेलन में ही भाग लेती है द्वितीय गोलमेज में, याद रखिएगा। जबकि अंबेडकर जो है तीनों गोलमेज जो सम्मेलन हुए हैं, प्रथम, द्वितीय और तृतीय, तीनों में भाग लेते हैं। तो ये गलत होगा, क्योंकि जवाहरलाल नेहरू ने नहीं भाग लिया था, क्योंकि गांधी ने लिया, महात्मा गांधी द्वारा जो है इसमें भाग लिया गया। तो ये पहला गलत हो गया, और ये कारण इसका नहीं है। तो याद रखिएगा कूट क्या दिया हुआ है सही उत्तर के लिए, ए तथा आर दोनों सही है, तथा आर ए का सही स्पष्टीकरण है। पहले ही हमने देखा ए गलत है, ए तथा आर दोनों सही है, किंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। ए सही है किंतु आर गलत है, ए गलत है किंतु आर सही है। तो ए गलत है और आर सही है, क्योंकि गांधी इरविन समझौते में ये बात हुई थी कि वे द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में जो है शामिल होंगे। तो पहला स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है और दूसरा स्टेटमेंट जो है बिल्कुल सही है। नेक्स्ट सवाल की तरफ अब हम बढ़ते हैं। अगला सवाल फिर से मिलान करना, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए तथा नहीं सूचियों के अंत में दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। एक तरफ क्रांतिकारियों के नाम दिए हुए हैं और एक तरफ उनसे संबंधित स्थान दिए हुए हैं। यहाँ एक गलती हो गई, थोड़ा ध्यान से हम देखते हैं। इधर का उधर हो गया, ये यहाँ आएगा स्थान और यहाँ क्रांतिकारियों का नाम। मैं ये ऐसे कर दी, वहां स्थान होगा, यहाँ क्रांतिकारियों का नाम होगा। दिल्ली कानपुर ये याद रखिएगा, इनका नाम यहाँ आ गया है। इनका पूरा नाम जो है अली खान है और इसका नाम है, इनका सॉरी नाम है उल्लाह। वो वहाँ टाइपिंग एरर है, तो प्लीज़ थोड़ा ध्यान से। दिल्ली कानपुर लखनऊ और असम, हुआ क्या है कि इधर से मैटर ही इधर आ गया है। पहले ये होना चाहिए था, ये सही गया है, पर ये इधर होना चाहिए था और ये इधर, बट कोई नहीं, हम ऐसे ही देखते हैं।
नाना साहेब का हम सभी जानते हैं ए का दूसरा, नाना साहेब का संबंध कहाँ से था, कानपुर से। अब ए का दूसरा 2 में है तो हम आसानी से जो है 2 जो है ऑप्शंस उसे एलिमिनेट कर लेते हैं। उसके बाद है नवाब हाजिद अली, तो इनका जो संबंध था हाजिद अली खान का दिल्ली से था। अब देखें बी का 1 कितने में है, तो बी का 1 भी दोनों में है, तो कुछ हम नहीं कर सकते। अब हम देखते हैं मौलवी अहमद उल्लाह और बने मनी राम दीवान। तो याद रखिएगा मनी राम का जो संबंध था वो असम से था, और ये तो अब तो यही हो जाएगा। मौलवी अहमद उल्लाह का जो संबंध था वो लखनऊ से ही होगा। यानी कि आपका जो है 2, 1, 3, 4 सही, ऑप्शन डी जो है करेक्ट आंसर है। और ये थोड़ा सा टाइपिंग एरर है तो इसे ध्यान से थोड़ा देख लीजिएगा, कभी कभी छोटी मोटी गलतियां टाइपिंग के समय हो जाती हैं। नेक्स्ट सवाल है निम्नलिखित विवरण पर विचार करिए, यानी जो विवरण दिया हुआ है स्टेटमेंट को पूरा पढ़ते हैं। 1853 यानी 1853 में जन्मे ये पश्चिमी भारत के पारसी थे। कौन थे? पारसी थे ये, गुजरात वगैरह में इनका जन्म हुआ होगा। इंडियन स्पेक्टेटर तथा वॉइस ऑफ इंडिया के संपादक थे। ये एक समाज सुधारक थे और सम्मित आयु अधिनियम 1891 के पक्ष में प्रमुख संघर्षकर्ता थे। ये नहीं होगा। उपर्युक्त पैराग्राफ किसके विषय में है? दादा भाई नौरोजी, BM मालाबारी, PP वाडिया और नौरोजी फरदौना जी। तो याद रखिएगा ये एक पल को पारसी से हमें लगेगा कि दादा भाई नौरोजी से संबंधित है, बट दादा भाई नौरोजी ने वॉइस ऑफ इंडिया या इंडियन स्पेक्टेटर नामक कोई पत्रिका का संपादन नहीं किया था। तो इसका जो सही जवाब होगा वो है BM मालाबारी। इनके द्वारा जो है ये जो बातें लिखी हुई है स्टेटमेंट पूरा इनके बारे में जो है सही है। तो इसका सही जवाब होगा BM मालाबारी। ऐसे सवाल या तो एग्जैक्ट पता हो तो करें या फिर एग्जाम में स्किप करके आ जाए। नेक्स्ट सवाल है अगस्त 1925 में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन से थे? सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली जो है उस समय अध्यक्ष कौन थे? CR दास, चित्तरंजन दास, मोतीलाल नेहरू, MR जयकर और विठल भाई पटेल, जो कि सरदार वल्लभ भाई के पटेल थे। तो याद रखिएगा सरदार वल्लभ भाई के जो पटेल भाई थे विठल भाई पटेल, ये अगस्त 1925 में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के जो थे अध्यक्ष थे। इनका योगदान जो 1919 का रॉलेट एक्ट है उसमें भी है, और इसके अलावा जो असहयोग आंदोलन हुआ था 1920 से 22 के बीच, इसमें भी इनका जो है महत्वपूर्ण योगदान रहा था। तो इसका जो सही जवाब है याद रखिएगा विठल भाई पटेल। ऐसे सवालों में एकदम फैक्चुअल होते हैं तो आप एकदम सिर्फ इसमें बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट की आवश्यकता नहीं होती। तो या तो एकदम पता है तो करें आप, या फिर 50-50 तक किसी भी सवाल में पहुंचे तो कोशिश करें कि आप करके ही आ जाएं, वरना फिर स्किप करके आगे बढ़ जाएं। निम्नलिखित संस्थाओं पर विचार कीजिए। वैसे ये जो सवाल था पिछला काफ़ी मतलब हम कह सकते हैं बहुत जो है टफ सवाल नहीं था। ऐसे सवालों को कभी भी एग्जामिनेशन हॉल में कोशिश करिए कि आप करके ही आए। एक तरफ दिया हुआ है बंग भाषा प्रकाशित सभा, लैंड होल्डर सोसाइटी यानी कि जमींदारी जो एसोसिएशन था उसकी बात हो रही है, जमींदारी बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी और इंडियन लीग। हमने बात भी एक दिन की थी कि इंडियन लीग ही बाद में इंडियन एसोसिएशन बन जाता है। तो ये अब क्या दिया हुआ है, इन संस्थाओं की स्थापना वर्ष के सही कालानुक्रम को निम्नलिखित कूट से चुनिए। पहले हम देखते हैं कब हुई थी स्थापना। इंडियन लीग का हम सभी कई बार चर्चा हुई है, तो 1875 में शिशिर कुमार घोष द्वारा कलकत्ता में की गई थी। फिर कलकत्ता में ही 1876 में इसे इंडियन एसोसिएशन कर दिया जाता है, जिसकी स्थापना कौन करते हैं? आनंद मोहन बोस और सुरेंद्र बनर्जी। और यही संस्था आगे जाके 1886 में कांग्रेस में विलय हो जाती है। उसके बाद बंग भाषा प्रकाशित करें तो 1836 में राजा राम मोहन राय द्वारा कलकत्ता से किया गया था। लैंड होल्डर सोसाइटी द्वारकानाथ टैगोर द्वारा 1838 में किया गया था। और बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की अगर मैं बात करूं तो 1843 में ये भी जो है कलकत्ता से ही किया गया था। बंगाल तो इसमें तो नहीं थे, बंगाल है तो कलकत्ता। लैंड होल्डर सोसाइटी द्वारकानाथ टैगोर द्वारा, और बंग भाषा प्रकाशित सभा तो ये याद रखिएगा राजा राम मोहन राय
ये जो हुआ था द्वारकानाथ, और ये याद रखेगा शिशिर कुमार घोष। हाँ, बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी एग्जैक्ट मैं याद नहीं कर पा रही हूँ किन्होंने स्थापना की थी, बट ये याद रखिएगा कलकत्ता में हुआ था, और ये बंग भाषा प्रकाशन में। अब देखते हैं क्या हुआ, 1 2 3 4 ही, तो ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही है, 1 2 3 4। नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? ऐसे सवालों में ध्यान एकदम रहे, क्या पूछा जा रहा है। वीडी सावरकर, द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857, आरसी मजुमदार, दी सेपोए म्यूटिनी एंड रिवोल्ट ऑफ 1857। ये जो होगा 1857 यहां ही होगा। राधा कमल मुखर्जी, अवध इन रिवोल्ट 1857 से 58, और एसबी चौधरी, द इंडियन म्यूटिनीज 1857 से 58। किसने इस जो 1857 के विद्रोह को कौन सा नाम दिया उसकी बात यहाँ की जा रही है, तो ये बिल्कुल सही है। वीडी सावरकर ने द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 किया था। आरसी मजुमदार ने भी द सेपोए म्यूटिनी एंड रिवोल्ट ऑफ 1857 कहा था। एसबी चौधरी ने भी द इंडियन म्यूटिनीज 1857-58 कहा था। ये याद रखेगा अवध इन रिवोल्ट जिसने कहा था वो राधा कमल मुखर्जी नहीं थे, बल्कि कौन थे, उनका नाम था रुद्रांशु मुखर्जी। ऐसे ही उनका कुछ नाम था, रुद्रांशु मुखर्जी या करके उनका कोई नाम था, रुद्रांशु। हाँ बिल्कुल सही है, शायद रुद्रांशु नाम था, रुद्रांशु मुखर्जी नाम था, उन्होंने किया था अवध इन रिवोल्ट बोला था। अब आज के सेशन का जो आखिरी सबसे सवाल है उसकी तरफ नजर बढ़ाते हैं। आखिरी सवाल है, ब्रिटिश भारत के निम्नलिखित प्रांतों पर विचार कीजिए और उन प्रांतों को पहचानिए जहां 1937 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का मंत्रिमंडल नहीं बना। ये बात कहाँ की जा रही है? 1935 के एक्ट के बाद जब मंत्रिमंडल की जो प्रांतों का चुनाव होता है 1937 में, उसकी बात की जा रही है। तो पूछा जा रहा है सवाल में कि किस एक में जो है राष्ट्रीय कांग्रेस का मंत्रिमंडल नहीं था। देखते हैं क्या क्या दिया हुआ है। मध्य प्रांत, उड़ीसा, बिहार और पंजाब। इधर क्या है, कूट को चुनना है सही के लिए, 1 2 3 4 2 3 1 4। तो जो 1935 के एक्ट के बाद 1937 में प्रांतों का चुनाव हुआ था उसमें कांग्रेस 6 में जीता था। कहाँ में? 6 जगहों पे जो है उन्होंने जो है जीत हासिल की थी। उसमें मध्य प्रांत था, बिल्कुल सही, उड़ीसा था, इसके अतिरिक्त क्या था? बिहार, संयुक्त प्रांत जो कि आज का उत्तर प्रदेश है, संयुक्त प्रांत, इसके अतिरिक्त मद्रास और बम्बई जो आज का मुंबई है। तो ये 4 और 2 6, बंगाल पर नहीं, और ये दोनों बंगाल और पंजाब पर जो है कांग्रेस की जीत नहीं हुई थी। यहाँ पर जो है मुस्लिम लीग और एक अलग अलग 2 पार्टियां, बंगाल में मुस्लिम लीग और एक अलग पार्टी थी, और पंजाब में भी मुस्लिम लीग, यानी मुस्लिम लीग दोनों जगह एक अलग अलग पार्टियों के साथ संयुक्त रूप से जीत हासिल, मतलब गठबंधन बनाकर। तो ये दोनों नहीं होंगे, तो किस ऑप्शन में? ऑप्शन बी में 3 4 दिया हुआ है, तो इसका सही जो जवाब है आपका ऑप्शन बी। तो अभी तक हमने आज के सेशन में 23 सवालों को सॉल्व किया, उनकी विस्तार से चर्चा भी की। तो अभी तक मेरी ROAR प्रीवियस ईयर पे 4 जो है क्लासेस आपकी आ चुकी हैं। तो जिन्होंने मेरी पिछली क्लासेस नहीं देखी है प्लीज़ प्लेलिस्ट में जाकर आप उसे देख ले, आपके लिए बहुत ही जो होगा फ़ायदेमंद होगा, क्योंकि प्रीवियस ईयर हमारी तैयारी को बहुत ज़्यादा आसान बना देता है। उससे हमें बहुत सा आइडिया चल जाता है कि किस तरह के सवाल जो हैं हमसे पूछे जाएंगे, तो हम अपनी पढ़ाई की जो वो होती है तरीका होता है उसे वैसा ही कर लेते हैं कि अच्छा ऐसे सवाल पूछे जाते हैं तो हम ऐसे सवालों को ध्यान में रखते हैं। तो आज के लिए इतना ही, और कल मिलते हैं फिर से एक नए टॉपिक के साथ। तब तक आप सभी ऐसे ही मन लगाकर पढ़ते रहिए और अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।